चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है ना। देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के, ठीक है, प्रोसीड करने के, कोई भी अगर ऑर्गेनिक में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो उसका प्रोडक्ट होता है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, प्लस किस पे डिपेंड करेगा? रिएजेंट पर। इसको क्या हो गया? ठीक है, देखिए, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ठीक है ना। अब बीच में थोड़ी देर के लिए बनता है क्या? इंटरमीडिएट। ठीक है ना। ये फाइनल प्रोडक्ट के पहले की चीज है। ठीक है। और फिर क्या बनता है फाइनली? प्रोडक्ट। हो क्या गया यार इसको? तो सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ठीक है ना, बीच में थोड़ी देर के लिए क्या बनता है? इंटरमीडिएट, और फाइनली प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अलावा भी प्रोडक्ट कुछ बातों पे और डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, समटाइम्स कैटालिस्ट पर, और कभी कभी टेम्परेचर पर भी। अगर इन सारी चीज़ों में कोई भी चेंज करें तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर है ना। तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें, ठीक है ना, बोलिए, तो किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो होता है बहुत थोड़े टाइम के लिए बनता है। ठीक। और इसको हम सॉल्यूशन से बाहर नहीं कर सकते। हम इसको सॉल्यूशन से बाहर नहीं कर सकते। ठीक है ना। सॉल्यूशन से बाहर क्या कर सकते हैं? या तो सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट, या तो प्रोडक्ट, लेकिन इंटरमीडिएट को हम बाहर नहीं कर सकते। ये थोड़ी देर के लिए बनता जरूर है। कहाँ? किसी भी रिएक्शन में। ठीक है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या होता है? हमको क्या पढ़ना है? कार्बोकैटायन, हाँ, और क्या पढ़ना है? कार्बन एनायन, और क्या पढ़ना है? फ्री रेडिकल, और क्या पढ़ना है? कार्बीन, और क्या पढ़ना है? नाइट्रीन, और भी कुछ पढ़ना है? बेंजाइन। चलिए, बेंजाइन भी शामिल कर लेते हैं। और देखो, नीट के लिए 1 2 3 4, बस 4 है। बाकी वे स्टूडेंट जो बीएससी में हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा 2 चीज़ें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है, नाइट्रीन और बेंजाइन। क्लियर है। तो 1 बाय 1 हम चालू करते हैं। सबसे पहले चालू किससे करेंगे? कार्बोकैटायन से। ठीक है ना। तो इसको नोट करते चलिए। देखिए, कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन की बात करें हैं तो कार्बोकैटायन इज फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज। सबसे पहली बात क्या है? फॉर्म्ड ड्यू टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है ना। कैसे ये फॉर्म होता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। ठीक है ना। अब देखो हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या? हाँ, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। ठीक है ना। देखिए, बेसिकली अगर कार्बन कोई बॉन्ड बनाता है, ठीक, तो किसी भी बॉन्ड को बनने में दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कार्बन और इस एक्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना होगा तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन कौन पार्टिसिपेट किया होगा? कार्बन। और एक इलेक्ट्रॉन कौन पार्टिसिपेट किया होगा?
एक्स, हम ये नहीं बोल रहे कि हेलोजन, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हेलोजन, हम बोल रहे एक्स। अभी एक्स का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड को टूटने के दो तरीके हो सकते हैं। भाई क्या है कि दो दोस्त हैं, ठीक है ना, दोनों दोस्तों ने मिल करके एक बिजनेस चालू किया, ठीक है ना। उन्होंने अब कोई बिजनेस चालू करने के लिए मान लीजिए कि 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो दोनों दोस्तों ने कितना लगाया, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लगा दिया। 10,000 मैंने लगाया, 10,000 दूसरे दोस्त ने लगाया और बिजनेस चालू कर लिया, ठीक है ना। अब कुछ दिन तक बिजनेस चला, दोनों दोस्तों में नहीं पटा फिर, ठीक है, तो दोनों दोस्त क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब अलग होने के दो तरीके हो सकते हैं कि जिसने जितना पैसा लगाया है ना, वो अपना अपना मतलब पूरी जितना पैसा बचा है उसका आधा आधा लेकर के अलग हो जाए, ठीक। या तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जो उसमें ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो पूरा पैसा लेकर के बेईमानी करके भाग जाएगा, ये भी हो सकता है ना, बोलिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इफ एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, इट मीन्स कि x इज मोर पावरफुल देन कार्बन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यह x दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से बाहर चला जाएगा, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेकर के जाएगा ही जाएगा, साथ ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर के चला जाएगा जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, बोलिए। जब लेकर के जाएगा तब क्या बनेगा, देखो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, लूज हो चुका है, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, किसके हाथों, एक्स के हाथों, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये एक्स माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। व्हेन पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन कार्बन एटम ड्यू टू हेटेरोलिटिक क्लीवेज, दिस इज नोन एज कार्बोकैटायन। शर्त क्या है कि इस कार्बन के साथ जो भी क्या लगा हो, ग्रुप लगा हो, वह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। तो x इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, वेयर x इज इक्वल टू हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, OH भी हो सकता है, एल्कोहल, OR भी हो सकता है, ईथर, बोलिए, एक्सेट्रा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हाँ, तो इसका जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसको और क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन, व्हेन पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन कार्बन एटम ड्यू टू हेटेरोलिटिक क्लीवेज, एटम ड्यू टू हेटेरोलिटिक क्लियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। इज नोन एज कार्बोकैटायन, क्लियर है, छापिए। ठीक है, चलो देखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बोकैटायन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बोकैटायन।
क्लियर है? अच्छा देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम कार्बोकैटायन की बात कर लें, हाँ, तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इधर देखो, एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 2। ठीक, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे सॉरी कितने बॉन्ड है? 1 2 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, है ना। तो कार्बोकैटायन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है ना। यानी इसका क्या कंप्लीट होता है? सेक्सटेट कंप्लीटेड। क्लियर है? और अब देखो, चूंकि इसके वैलेंस सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, डिफिशियंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होता है ये। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। क्लियर है? इसको अपना अपडेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्या है? अच्छा, अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं कार्बोकैटायन के, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? कितने बॉन्ड है यहाँ पर? 1 2 3, है ना। तो 3 बॉन्ड के लिए एक S हो जाएगा और 2 P हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज sp2। अच्छा बताओ, अगर sp2 इसका है तो इसका शेप क्या हो जाएगा? sp2 का शेप, अब बताइए। ट्राइगोनल प्लेनर, तो शेप क्या हो जाएगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। इट्स शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। गुड। और क्या खास बात है इसकी? हाँ, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। हाँ, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। गुड, सही जा रहे हो आप लोग, कुछ तो पढ़ रहे हो भला। अच्छा देखिए, कार्बोकैटायन में जो सबसे जरूरी चीज हम लोग को पढ़ना होता है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नहीं, इसी में है। हाँ, देखिए, जब कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट कमेंट ऑन कार्बोकैटायन या शॉर्ट नोट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? पहली बात तो है कि कार्बोकैटायन बनता कैसे है, कार्बोकैटायन होता क्या है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? कार्बोकैटायन होता क्या है, बनता कैसे है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है ना, और इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है ना। कार्बोकैटायन कौन कौन सी चीज़ों से स्टेबलाइज होता है, और पॉसिबल हो सके तो आप उसमें यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि कार्बोकैटायन कौन कौन से रिएक्शन में बन सकता है। इतनी सारी चीज़ें उसमें क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, तब तो जाकर के पूरे नंबर की आप उम्मीद करिएगा, ठीक है ना। इतना छापिए तो आगे चलते हैं। छप लिया ना?
इधर देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, ठीक है ना। तो इधर देखो कार्बोकैटायन में कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब इस बेचारे कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के चोरी करके चला गया। अब ये गहरे सदमे में है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो चोरी हो गया है ना। तब होगा क्या कि इसकी दुख को दूर करने के लिए क्या है, पड़ोसी हैं, बोलो। अब पड़ोसी क्या बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो चोरी हो गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो। पूरा तो देगा नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो। हाँ, तो जब कभी इस पे ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा हो किधर की तरफ, कार्बोकैटायन की तरफ या कार्बन की तरफ जिस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है, क्लियर है, तब इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। अगर ऑलरेडी इसका खुद का इलेक्ट्रॉन लूटा हुआ है और कोई इस पर ऐसा ग्रुप लग जाए जो इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा हो, तो एक तो ऑलरेडी सदमे में है, इलेक्ट्रॉन क्या करके लूज करके, और इससे इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉ करने वाला ग्रुप लग जाए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो देखिए ऐसे इस कार्बोकैटायन पे अगर ऐसे ग्रुप लगे हों जो क्या कर रहे हों, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हो किस साइड, कार्बन के साइड में, ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और ऐसे ग्रुप यदि लग जाएं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हो तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ऐसे सारे ग्रुप क्या कहलाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो एक पॉइंट लिख लेंगे कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना। एंड माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इस कार्बन को इस CH3 की वजह से क्या मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक। एक और कार्बोकैटायन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें दोनों साइड से क्या हो रहा है, कार्बन की सप्लाई, अरे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, मतलब इसमें केवल एक पड़ोसी हेल्प कर रहा है, इसमें दो पड़ोसी हेल्प कर रहे हैं। अगर बात कर लें ठीक, तो इसमें तीनों साइड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, हाँ, मेथिल कार्बोकैटायन, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, बोलो होगा कि नहीं होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होने वाली है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन। क्लियर है। नहीं, और भी है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल केवल यही नहीं है, अभी तो शुरुआत है स्टेबिलिटी की। इधर देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना सीख लिया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, समझ लीजिए।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी डिपेंडेंट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर। प्रोडक्ट क्या होगा यही डिसाइड करते हैं सब। हाँ, अच्छा देख लो, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं थोड़ा सा इससे हटके, ठीक है ना, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ही लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक ये कार्बोकैटायन है, क्लियर, और हमारे पास एक और कार्बोकैटायन है, ठीक। अब बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है और क्यों होने वाला है? इन दोनों कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? क्यों? क्यों भाई, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। CH3 ग्रुप, हाँ देखो क्या होता है, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो तो इतना तो दोनों में क्या है, कॉमन है, एक CH3 है एक CH3 है। अच्छा देखो ये वाले CH3 थर्ड कार्बन पे है, ये वाला CH3 सेकंड कार्बन पे, ठीक है ना। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ मैटर ऑफ डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू का इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, जितना नज़दीक होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो देखो कार्बोकैटायन से ये वाला CH3 क्या है, ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। इस वजह से ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कार्बोकैटायन होता है वो रिजोनेंस के थ्रू भी स्टेबलाइज होता है, ठीक है ना। रिजोनेंस भी उसको क्या करता है, स्टेबल करने का काम करता है। स्टेबल और डिस्टेबल दोनों काम करेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि कार्बो इज स्टेबलाइज्ड बाई रिजोनेंस। अच्छा, रिजोनेंस में भी दो तरह के रिजोनेंस होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। तो प्लस आर इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। प्लस आर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी और माइनस आर डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। अब देखो अगर पढ़ना है, ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिए कि नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए और कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक। आपके नोट्स इतने बड़े होने चाहिए कि आपको एग्जाम टाइम में अगर उसको 2 घंटे में रिवाइज करना हो तो पूरा का पूरा नोट्स आप रिवाइज कर लें, पहली बात। दूसरी बात, जो आप क्या है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है या जो आपका नोट्स है भले वो छोटे में हो, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ढंग से लिख करके, ठीक है ना, प्रॉपरली उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया करिए। तो आपके पास लिखने का जो आर्ट है, लिखने की जो कला है वो भी आनी चाहिए। लिखने का कला नहीं है तो फिर सब कुछ जानते हुए भी क्या है, बेकार है, ठीक है। तो रोज 1-2 क्वेश्चन किया करिए घर पे, है ना, चीज़ों को क्या करती है, आसान बना देती है, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि लैंग्वेज पे पकड़ बनती है
है। लिखने का जो जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो लैंग्वेज पे पकड़ बनती है, शब्दों पे पकड़ बनती है, और आपको ये पता चलता है कि हमको कौन कौन से पॉइंट इसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं, और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। बात समझ में आ गई? हाँ, रोज 2 क्वेश्चन बहुत है। देख लो इधर, तो अगर मैं डिस्कस करूं, इधर देखो कि मेरे पास एक तरह का कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन, ठीक, बोलिए। अब ये कार्बोकैटायन, यह पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स कि यह किस में है, रिजोनेंस में है, ठीक है ना। और यह पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होने की वजह से, ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। होता क्या है कि यह डबल बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बोलो, है ना। यह पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन पे, इस कार्बन से इस कार्बन पे कंटिन्यूसली उछल कूद मचाता रहता है, ठीक है ना, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इनक्रीज कर जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ रही है? हाँ, तो अगर किसी भी कार्बोकैटायन के अंदर क्या है, रिजोनेंस है, इट मीन्स कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ठीक है ना, कि इसमें और इस वाले कार्बोकैटायन में ज़्यादा स्टेबल कौन है, दिस वन, ठीक है ना। क्योंकि अगर बात रिजोनेंस की आ जाए, है ना, तो रिजोनेंस ओवरकम कर देता है किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। रिजोनेंस का इम्पैक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से कहीं ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये स्टेबलाइज हो रहा है किसके थ्रू, रिजोनेंस के थ्रू, ठीक है ना। और यहाँ पर ये स्टेबलाइज हो रहा है किसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है ना। दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या है, ज़्यादा है। आगे बात समझ में, नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट और क्या, नेक्स्ट पॉइंट इसमें और क्या हो जाएगा, इधर देखिए, हायर इज द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर इज द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। क्लियर है ना। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर जितना ज़्यादा होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। देखो जरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सिन कार्बोकैटायन, ठीक है ना, और ये हमारे पास है डाईसाइक्लोहेक्सिन कार्बोकैटायन। दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा। बना करके देख लेते हैं कि अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। बोलिए, अगर आपको ठीक, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो फिर ये बन जाएगा, है ना। बोलिए,
तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाना बताया है, रिजोनेंस में आपको बनाने आना चाहिए। इधर देखो, इस वाले में देखो, अगर यह डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, हाँ, तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, हाँ। फिर से ये क्या हो सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। कितने इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3, इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 है ना। तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से, ठीक है ना, ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। आगे बात समझ में, नोट करिए। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्या है कि कार्बोकैटायन इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं, कार्बोकैटायन इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, क्लियर है। अब देखिए, अभी तक हमने हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया है। आपको यहाँ पे कल हम थोड़ा सा बता देते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में, ठीक है ना। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हम हाइपर कंजुगेशन को अलग ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अलग से उसको डील करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन को होना मस्ट है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, हमने यहाँ पे कार्बोकैटायन ले लिया, ठीक। हम इसको ऐसे ना लिख करके हम इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा आपके समझने के लिए आसानी हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। इधर देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं सबको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सबको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक बात और लिख लेंगे कि ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, greater will be the stability, greater stability, ठीक। जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3, ठीक। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ले लूँ, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकैटायन, बताओ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, इस वाले की। अगली बात समझ में कि नहीं समझ में आई, चलो छाप लो। देखो जनरली क्या होता है ना, हाँ,
कि जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करना होता है ना, तो जो आर्डर होता है वह रिजोनेंस होना चाहिए, फिर हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए, फिर इंडक्टिव इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिजोनेंस तो जनरली सब लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी पर रखते हैं, लेकिन कभी कभी हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी कभी इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कभी कभी हाइपर कंजुगेशन को लेकर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब इस तरह की समस्या आए, ठीक है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के एक्सप्लेन करिएगा। आगे बात समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of stability. In increasing order of stability. चलिए 2 मिनट है आपके पास इसको करने के लिए। सबसे ज़्यादा, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे ज़्यादा डी वाला आपके अकॉर्डिंग, और फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? डी वाला। आप बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बोलिए। देश का भविष्य फिर खतरे में आ गया। आप लोग पढ़ोगे नहीं, देश को डुबा दोगे यार आप लोग तो। देखो इधर, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना हो, हैंडल करना हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले वहाँ पे इफेक्ट चेक कर लिया करिए कि कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक। अच्छा देखो, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यह कार्बोकैटायन किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट। हाँ, अच्छा देखो, इतना इसमें और इतना इसमें क्या है? कॉमन है। NO2 शोज माइनस आई इफेक्ट है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ किसमें? कंजुगेशन में है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या प्ले हो रहा है? रिजोनेंस। और यहाँ पे इधर देखो, दिस इज ए 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इधर से भी प्लस आई और ये वाला भी प्लस आई, ठीक। अभी हमने क्या बताया कि रिजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो है ही ये, ठीक। अब इसमें देखो, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है, माइनस आई डिक्रीज करता है। यानी इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा ही होनी है। यानी सबसे कम स्टेबल कौन होने वाला है? बी वाला। अभी इन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं, तो बी वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होनी है, ठीक। अच्छा देखो, इसमें और इसमें ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 डिग्री। यानी डी फिर ए, सॉरी ए फिर डी। यानी सबसे कम स्टेबल बी होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल ए होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल डी होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल सी होगा ड्यू टू रिजोनेंस।
आगे बात समझ में? हाँ, रिजोनेंस का इम्पैक्ट सबसे तगड़ा होता है। हाँ, हमने अभी क्या बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रिजोनेंस आ गया तब तो बाकी चीज़ें क्या हो जाती हैं, निगलेक्ट कर दी जाती हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बाकी चीज़ें, ठीक है ना। रिजोनेंस का इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। आगे बात समझ में? वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करिए इसको। देखिए इधर मैं बताऊं ना मैं, देखो ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, रिजोनेंस ओनली टेक्स प्लेस ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। रिजोनेंस केवल किस पे लगता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। अगर ये पॉइंट चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग। आर्थो पैरा पोजीशन पे रिजोनेंस वर्क करता है, मेटा पोजीशन पे केवल क्या वर्क करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। इधर देखो, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर, ठीक। देखो ये मेटा पोजीशन पे है, आर्थो मेटा। अभी हमने क्या बताया, मेटा पोजीशन पे का इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, सिंपली रिजोनेंस, ठीक। यहाँ पे देख लो, दिस वन इज द प्लस आई एंड दिस वन इज द प्लस आर, ठीक है ना। अब ये देखो, प्लस आर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रिजोनेंस आल्सो इंक्रीजेज कार्बोकैटायन, प्लस आर एंड प्लस आई आल्सो इंक्रीजेज कार्बोकैटायन, लेकिन माइनस आई डिक्रीजेज कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बी वाले की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, सबसे कम होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ प्लस आर, यहाँ प्लस आर प्लस आई, और यहाँ पे केवल रिजोनेंस, ठीक है ना। तो इन तीनों में कम स्टेबल कौन होने वाला है, रिजोनेंस वाला, यानी सी। अच्छा, इन दोनों में देखो, प्लस आर तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, प्लस आई, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर ए और फिर डी। आई बात समझ में? हाँ, चलिए, थैंक यू टू ऑल। इस पे तो और क्वेश्चन लेना चाह रहे थे, लेकिन आज टाइम कम है। हाँ, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन एनायन।